ईक्षा हिंदी क्लासेस में स्वागत है आप सबका। हमने पिछले वीडियो में नेताजी का चश्मा पाठ का पहला भाग किया था। अब आगे हम पढ़ेंगे तो उसमें से जो मुख्य बात है वो मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ कि जो नेताजी की मूर्ति बनाई गई थी वो जैसे तैसे ही क्यों बना दी गई थी, क्यों उसी कस्बे के स्कूल के एक ड्राइंग मास्टर से बनवाई गई थी, इसके कारण क्या है वो मैं आपको, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इसलिए वो मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। एक तो उस नगर पालिका के जो बोर्ड था जिसके जिम्मे था ये काम मूर्ति बनवाने का, उनको अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं थी, शायद ये हो सकता है। दूसरा, जो मूर्ति बनाने के खर्चे का अंदाजा लगाया गया था वो जो उनको बजट सैंक्शन हुआ था उस बजट से कहीं ज्यादा था, खर्चा बहुत ज्यादा था, लेकिन उन्होंने इसका अंदाजा नहीं लगाया था और जो बजट सैंक्शन करने के लिए दिया गया वो बहुत कम था, इसलिए जैसे तैसे ड्राइंग मास्टर को कम पैसे देकर मूर्ति बनवा ली गई थी। या ये हो सकता है कि ये उन्हें जानकारी नहीं थी कितने पैसे लगेंगे, पत्थर कहाँ से आएगा, ये सब चिट्ठी पत्री विचार आचार विचार करते रहे, सोच विचार करते रहे, ऊहापोह में असमंजस में पड़े रहे, उसमें समय बर्बाद हो गया और उनके शासन की अवधि समाप्त होने वाली थी। इसलिए जल्दबाजी में उन्होंने स्कूल के ड्राइंग मास्टर को ही कह दिया कि आप ही मूर्ति बना दीजिए और वो भी मान गया। उसने भी कह दिया कि वो जल्दी से जल्दी मूर्ति बनाकर पटक देगा, दे देगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि इस तरह मूर्ति बनवाने, जल्दबाजी में मूर्ति बनाने के क्या कारण थे। आगे हम देखते हैं। तो हालदार साहब हर 15 दिन के बाद कस्बे से गुजरते हुए अपने काम के लिए जाते थे। रास्ते में पान की दुकान पड़ती थी, वहां रुकते थे, पान खाते थे और चौराहे पर नेताजी की मूर्ति देखते थे। 3 बार उन्होंने देखा, तीनों बार मूर्ति का चश्मा बदला हुआ था, चश्मा यानी फ्रेम बदला हुआ था। तो देखिए, तीसरी बार फिर नया चश्मा था। ये पृष्ठ किताब जरूर खोल लिया कीजिए। ये आपकी जो पुस्तक है क्षितिज, उसका जो पाठ है उसका 2nd पेज देखिए। तो तीसरी बार फिर नया चश्मा था। हालदार साहब की आदत पड़ गई, हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना, मूर्ति को ध्यान से देखना। हर 15 दिन बाद उनका यही काम था, बस पान खाने के लिए रुकते और चौराहे पर मूर्ति को देखते और देखते कि फिर चश्मा बदला हुआ है, चश्मे का फ्रेम बदला हुआ है। हर बार चुपचाप चले जाते थे वापस। लेकिन एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा, कौतूहल जानने की इच्छा, जिज्ञासा, दुर्दमनीय जिसका दमन न किया जा सके, जिसको दबाना मुश्किल हो, उस जिज्ञासा को दबाना अब मुश्किल हो गया था कि ये चश्मा कौन बदलता है। दुर्दमनीय जिसे दबाना मुश्किल हो। तो पान वाले से पूछ लिया, क्यों भाई, क्या बात है, ये तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? तुम्हारे नेताजी, पान वाले को कह रहे, क्योंकि वो पान वाले की दुकान के पास चौराहे पर मूर्ति थी, इसलिए हालदार साहब तो बाहर से आते थे। तो तुम्हारे नेताजी, तुम्हारे कस्बे के नेताजी, तुम्हारे कस्बे की मूर्ति। तो पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था, वो पान वाला खुद भी पान खाता रहता था, ठूसा हुआ था, भरा हुआ था। वह एक काला, मोटा और खुश मिजाज आदमी था। खुश मिजाज, हमेशा खुश रहने वाला। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी। जब मोटे लोग, जिनका पेट बड़ा हो, तोंद कहते हैं बड़े पेट को, जिनका पेट बड़ा होता है, जब वो हंसते हैं तो पेट सबसे ज्यादा हिलता है। तो उसकी तोंद थिरकी यानी नृत्य करने लगी, तोंद हिलने लगी। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्तीसी दिखाकर, बत्तीसी
दांत, 32 दांत होते हैं, तो जब कोई दांत दिखाता है तो कहते हैं 32 दिखा रहे हो। 32 दिखाकर बोला कैप्टन चश्मे वाला करता है। क्या करता है कैप्टन चश्मे वाला? चश्मा बदल देता है, फ्रेम बदल देता है। कैप्टन, अब सोचिए कैप्टन का नाम सुनकर कितना अच्छा लगता है। कैसा लगता है कैप्टन? कैसा होगा? वर्दी पहनी होगी, यूनिफॉर्म पहनी होगी, लंबा चौड़ा मूछें होंगी, स्ट्रेट एकदम सीधा चलता होगा, सेना में जैसे सैनिक होते हैं वैसा होगा कैप्टन। तो हवलदार साहब समझ नहीं पाए ये क्या कह रहे। क्या करता है? हवलदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। क्या मतलब? क्यों चेंज कर देता है? हवलदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। तो अब पान वाला उन्हें समझा रहा है। कोई गिराक आ गया समझो। गिराक, ग्राहक, कस्टमर। उसको चौड़े चौखट चाहिए। चौड़े चौखट यानी फ्रेम। चौखट का अर्थ होता है फ्रेम। उसको चौड़े चौखट चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा? किधर से लाएगा मतलब कहां से लाएगा? ये बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया गया है। तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। अब ये बता रहे हैं कि जो कैप्टन है वो चश्मों के फ्रेम बेचता है। जब किसी को वैसा फ्रेम चाहिए मूर्ति जैसा, तो वहां से उतार कर उस ग्राहक को दे देता है और चश्मे मूर्ति पर फिर नया कहीं अपने दुकान से उसको पहना देता है फ्रेम मूर्ति को। इसीलिए रोज रोज चश्मे का फ्रेम बदल जाता है। अब हवलदार साहब को बात कुछ कुछ समझ में आई। क्या समझ में आई? एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है। क्यों बुरी लगती होगी उस चश्मे वाले को नेताजी की बिना चश्मे वाली मूर्ति? क्योंकि वो एक देशभक्त है। एक देशभक्त, देश की भक्ति करने वाले किसी भी वीर की, नेताजी बहुत वीर सेनानी थे, उसकी अधूरी मूर्ति या उसकी पोशाक में कोई कमी बर्दाश्त नहीं कर सकता, बल्कि आहत करती है, उन्हें जख्म देती है, उन्हें दुखी करती है। मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही होगी। अब मूर्ति को क्या असुविधा होगी? मूर्ति को क्या कुछ दिखता है? लेकिन आप उस चश्मे वाले की भावना देखिए। वो मूर्ति में भी चश्मा इसीलिए लगाता है कि नेताजी के प्रति उसके मन में कितना सम्मान है। तो मैं एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ आपको ये बात समझाने के लिए। आपको कोई बहुत अच्छा लगता है, चाहे आपके माताजी, पिताजी या कोई भी हो, आपको बहुत पसंद है, आप उनका बहुत सम्मान करते हो, आदर करते हो। उनका मान लीजिए उनका कोई चित्र है, किसी ने मान लीजिए चित्र बनाया और उसमें कुछ भी कमी रख दी, किसी के बाल उड़ा दिए या किसी को किसी तरह से गलत शक्ल बना दी, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। आप झट से उसे ठीक करोगे। क्यों? क्योंकि आप उनके प्रति, आपके मन में उनके प्रति सम्मान की भावना है। तो वही बात लेखक बताना चाहते हैं, स्वयं प्रकाश बताना चाहते हैं कि वो जो चश्मा बेचने वाला, फ्रेम बेचने वाला कैप्टन है, उसको नेताजी की अधूरी मूर्ति अच्छी नहीं लगती, दुखी करती है उनको। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से उपलब्ध, उसमें अवेलेबल, उसकी दुकान में मिलने वाले गिने चुने फ्रेम, कोई बहुत ज्यादा बड़ी दुकान नहीं है उसकी, गिने चुने फ्रेम बेचता है वो, उनमें से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है, लगा देता है, चढ़ा देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है, जब कोई ग्राहक आता है और वो कहता है मुझे तो वही चाहिए जो मूर्ति में लगा हुआ है, वैसा ही चाहिए, उसके पास ज्यादा फ्रेम नहीं होते हैं, तो वो क्या करता है, वहां से जैसा मूर्ति पर लगा होता है तो कैप्टन
चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है। देखिए, क्षमा भी मांग लेता है वो नेताजी से। कितना सम्मान है। ये सब छोटी छोटी बातें लेखक क्यों बता रहे हैं कि उनके मन में कितना, उस फ्रेम वाले के मन में नेताजी के प्रति कितने सम्मान की भावना है, इसलिए वो पत्थर की मूर्ति से भी क्षमा मांग लेता है। लेकिन भाई, एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हालदर साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? ओरिजिनल जो रियल चश्मा था, जो मूर्ति के साथ बना होना चाहिए। अगर मूर्ति पत्थर की है तो चश्मा भी पत्थर का होना चाहिए। वो ओरिजिनल चश्मा गया कहाँ? ओरिजिनल मतलब असली वाला। पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था, भर चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी। कत्थे की डंडी फेंक, जो पान के ऊपर कत्था, चूना कत्था लगाते हैं, आपको पता होगा जरूर। जब पान बनाते हैं तो एक चॉकलेट ब्राउन कलर का कत्था होता है और फिर चूना लगाते हैं, कत्था लगाते हैं, सुपारी डालते हैं। तो वो कत्था लगा रहा था। कत्थे की डंडी नीचे फेंक, डंडी फेंक, पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी, फिर पान थूका और मुस्कुराता हुआ, पीक कहते हैं जो पान खाते हैं तो मुंह में जो थूक भर जाती है, उसे पीक कहते हैं। मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। कौन सा मास्टर? ड्राइंग मास्टर। तो जल्दीबाजी में मूर्ति बनवाई थी कम पैसे देकर, तो ऐसी ही बनेगी ना। तो पान वाले ने कहा, मास्टर बनाना भूल गया। पान वाले के लिए ये एक मजेदार बात थी, तभी तो वो हंस रहा था बार बार। लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। पान वाले के लिए मजे की बात थी, हंसी की बात थी, ऐसे ही छोटी मोटी बात थी। लेकिन हालदार साहब को बड़ी हैरानी हो रही थी और बहुत द्रवित हो रही थी, द्रवित हो रहा था उनका हृदय। उनका उनका हृदय इस बात को लेकर बहुत प्रभावित हो रहा था, दुखी हो रहा था। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। उन्हें इस बात से एक तो हैरानी हो रही थी कि ये कैसे मूर्तिकार ने मूर्ति बनाई है जिसने चश्मा नहीं बनाया, और दूसरा उन्हें दुख भी हो रहा था कि मास्टर, पढ़ाने वाला स्कूल में चाहे ड्राइंग ही सिखाता हो, उसने कैसे मूर्ति बना दी, ये कैसे काम करवा दिया। इतने बड़े नेता, इतने बड़े सेनानी, जिसने देश के लिए अपनी जान दे दी, उसकी मूर्ति ऐसे ही मास्टर से, ड्राइंग मास्टर से बनवा दी। उन्हें इस बात का बड़ा दुख हुआ। वाकई कस्बे का अध्यापक था, बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, बना भी ली होगी। लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला? अब वो मूर्तिकार तो है नहीं, इसलिए उसको ये भी नहीं पता था कि पत्थर की मूर्ति में पत्थर का चश्मा कैसे बनाए, पारदर्शी, आर पार दिखने वाला कांच कैसे लगाऊं उसमें। तो उसने ये तय नहीं कर पाया होगा कि कैसे कांच वाला चश्मा मैं लगाऊं, क्योंकि वो मूर्तिकार नहीं था। यह कोशिश की होगी और असफल रहा होगा। उसने बनाने की शायद कोशिश भी की होगी तो वो असफल हो गया होगा। ये सब अंदाजा लगा रहे हैं, हलदर साहब अंदाजा लगा रहे हैं। यह बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या हो सकता है वो पत्थर से फ्रेम बना रहे हो, इतना पतला सा पत्थर का फ्रेम बनाने में हो सकता है टूट गया हो। मार्बल बहुत जल्दी टूट जाता है अगर ज्यादा घिस जाए, ज्यादा पतला हो जाए तो। और कुछ बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा। बारीकी करना, बहुत फाइन करना। यह पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वो निकल गया होगा। अब ये चारों में से कुछ भी हो सकता है। ये 4 रीजन उन्होंने सोच लिए क्यों नहीं है उनकी आंखों पर चश्मा। उफ, उनको समझ नहीं आ रहा, तो परेशान हो गए कि क्या कारण है कि इतने बड़े नेता की मूर्ति में चश्मा नहीं है। उफ उफ, ये दर्शाता है कि वो बहुत परेशान है। हालदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र लगा और कौतुक भरा भी लगा, बहुत हैरान करने वाली बात लगी।
इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले। तो उनको ये लगता है कि उस मूर्तिकार से ज्यादा देशभक्त तो चश्मे वाला है, जो देख नहीं सकता नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे के। उनको लगता है कि नेताजी का अपमान हो रहा है, तो वो कितना बड़ा देशभक्त है। उसके आगे नतमस्तक, नतमस्तक सर झुका देना। और नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले, फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है? क्या उनका दोस्त है कोई, या उनके साथ उनकी सेना में था, फौज में था, उनके साथ काम करता था, या दोस्त था? कौन था? या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही, भूतपूर्व पहले का पुराना सिपाही जो उनके साथ काम करता था आजाद हिंद फौज में। आपको पता है नेताजी ने आजाद हिंद फौज का निर्माण किया था। इसकी हिस्ट्री अगर आप जानना चाहो तो आप गूगल करके या हिस्ट्री बुक में देख सकते हो। अब पान वाला नया पान खा रहा था। पहले वो थूक चुका था बात करने के लिए इनसे, अब फिर से उसने नया पान खा लिया। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हालदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई। लाल काली, पान खाने से उसके दांत लाल काले हो गए थे, और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो कोई फौज वौज में नहीं था, वो लंगड़ा, वो क्या जाएगा फौज में, वो तो लंगड़ा है, उसकी तो एक टांग ही नहीं है, पागल है पागल, वो देखो वो आ रहा है। और उन्होंने, उस पान वाले ने बताया, वो देखो वो आ रहा है, वो तो लंगड़ा है, वो तो चल भी नहीं सकता ठीक से, वो क्या फौज में होगा। तो पान वाले के मन में उसके लिए कोई इज्जत नहीं है। आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका, कहीं हंसी मजाक में व्यंग में कह रहे हैं, आप उसी से बात कर लो, जाकर पूछ लो जो पूछना है। मुझसे जो पूछ रहे हो वो साथी है नेताजी का, वो क्या है, आप उसी से पूछ लो, उसके फोटो वोटो छपवा दो। तो ये फोटो वोटो छपवा दो व्यंग में कह रहे हैं, हंसी उड़ाने के रूप में पान वाला कह रहा है। हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का मजाक, इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। जब पान वाले ने कहा था ना, वो देखिए वो आ रहा है, तो जब उन्होंने मुड़कर देखा तो अवाक, अवाक, वाक मतलब बोलना, उनकी बोली बंद हो गई, बिल्कुल आवाज बंद हो गई। क्या देखा उन्होंने? एक बेहद बूढ़ा, मरियल सा, एकदम कमजोर, मरियल कमजोर सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में छोटी सी संदूकची, संदूकची कहते हैं लोहे का छोटा सा बक्सा, छोटा सा ट्रंक, बिल्कुल छोटा सा। आप देखेंगे पिक्चर में, आपकी किताब में जो फोटो बनी हुई है उसमें साइड में उसकी संदूकची पड़ी हुई है, संदूकची। और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था, और एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो लेखक ने देखा कि इस चश्मे वाले के पास अपनी कोई परमानेंट, कोई स्थायी दुकान नहीं है। वो जैसे एक डंडा सा, डंडे के ऊपर एक कागज सा लगाकर, गत्ता सा लगाकर उस पर चीजें लगा लगा के बेचते हैं ना लोग गाँव में इधर उधर, वैसा था वो, वैसे दुकान वाला था। और ऊपर से लंगड़ा, कमजोर, बूढ़ा, आंखों से भी ठीक से दिखता नहीं था, शायद आंखों में कुछ उसके प्रॉब्लम थी, समस्या थी, इसलिए काला चश्मा लगा के रखता था वो। छोटी सी संदूकची पकड़ी हुई थी जिसमें हो सकता और थोड़े बहुत फ्रेम रखे हो उसने। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं, फेरी लगाता है। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए, पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, ये तो मरियल सा बूढ़ा सा आदमी है, इसको कैप्टन क्यों नाम दे दिया गया है, क्या यही इसका वास्तविक नाम है, वास्तविक असली? लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं है। उसी से पूछ लीजिए, पान वाले के पास टाइम नहीं है, वो तो मुंह में पान ठूसे रहता है हमेशा।
ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था। कौन सा ड्राइवर? जीप जिसमें हवलदार साहब आते जाते थे। काम भी था, हवलदार साहब जीप में बैठकर चले गए। 2 साल तक हवलदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। हर बार 2 साल तक वहां जाते और देखते रहते। कभी गोल चश्मा होता, कभी चौकोर चौकोर चौरस स्क्वायर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा। पहले जमाने में 70s में लोग इतने बड़े बड़े गॉगल्स पहनते थे, उसको गोगो चश्मा कहते थे। कभी गोगो, पर कोई ना कोई चश्मा होता जरूर। उस धूल भरी यात्रा में हवलदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए। उस धूल भरी यात्रा मतलब थकावट वाली यात्रा, जब बहुत धूल आंधी हवा चलती है, जीप में आते जाते थक जाते थे, लेकिन फिर भी थोड़ी देर के लिए कौतुक, जब वो पहुंचने वाले होते थे तो उनको हैरानी होती थी कि आज कौन सा चश्मा पहना होगा नेताजी ने। थोड़ी देर के, और फिर देखकर थोड़ी देर के लिए उन्हें प्रफुल्लता होती थी। प्रफुल्लता यानी खुशी। खुशी मिलती थी कि देखो अभी भी कैप्टन उनको चश्मा रोज पहनाता है, अभी भी कैप्टन के मन में, इस कस्बे वालों के मन में नेताजी के प्रति कितनी श्रद्धा है। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। उस पहली बार तो उन्होंने सोचा शायद नहीं पहनाया होगा, कोई कारण रहा होगा। और फिर 15 दिन बाद फिर गुजरे वहां से तो देखा फिर भी चश्मा नहीं है। हवलदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, धोती के कोने से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हवलदार साहब। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे। उनको एकदम सदमा लगा कि वो बूढ़ा, वो लंगड़ा, वो कमजोर देशभक्त मर गया। चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए, चले गए। अब क्या पूछे, मर गया वो, अब कौन लगाएगा चश्मा उनकी आंखों पर, नेताजी की आंखों पर। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है। हवलदार साहब अब यहाँ पर पान वाले के माध्यम से बता रहे हैं कि हमारे देश में ऐसे कितने लोग हैं जो देश पर मर मिटने वालों पर हंसते हैं, जो देश पर अपना घर बार जिंदगी जवानी सब कुछ लुटा देने वालों की हंसी उड़ाते हैं। नेताजी ने अपनी जवानी खोई थी, नेताजी ने पूरी जिंदगी अपनी देश के लिए लगा दी। उन्होंने कभी भी अपने बारे में नहीं सोचा, केवल देश के बारे में सोचा, और बहुत छोटी उम्र में उनकी मृत्यु भी हो गई थी। लेकिन आज पान वाला उस पर हंसता है कि वो कैप्टन, वो लंगड़ा, उसका फोटो छपवा दीजिए, है वो पागल है, पागल, इस तरह हंसी उड़ा रहा है। तो लेखक के मन में आया कि क्या ऐसे देश का क्या होगा जहां इस तरह लोग देशभक्तों की हंसी उड़ाते हैं और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। और ऐसे लोग भी हमारे देश में हैं जो बिक जाते हैं, पैसे ले लेते हैं और देश के विरुद्ध काम करते हैं, देशद्रोह करते हैं, बिकने के लिए मौके ढूंढते हैं कि हमें ऐसा मौका मिले, हमें कोई पैसा दे और हम देश का बुरा जो हो सकता है हम करें। तो हवलदार साहब को इस बात का बहुत दुख है, दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली चौराहा, सेंटर, जैसे हृदय हमारे शरीर के बीच में है, ऐसे ही चौराहा, कस्बे का चौराहा में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, वहां खड़ी होगी, वहां सिचुएटेड होगी, वहां पर स्थापित होगी, वहीं होगी मूर्ति, कहीं नहीं जाएगी मूर्ति, तो वहां पे स्थापित हो चुकी है।
लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया है और कैप्टन मर गया है। सोचा आज वहां रुकेंगे नहीं, मन नहीं मानेगा, दुख होगा देखकर, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। क्योंकि क्यों नहीं देखेंगे, क्यों निकल जाएंगे सीधे, क्यों नहीं रुकेंगे वहां? क्योंकि नेताजी को देखेंगे बिना चश्मे के। एक तो इस बात का दुख होगा, दूसरा इस बात का दुख होगा कि वो कैप्टन चश्मे वाला मर गया, जो अपनी ऐसी हालत में भी, इतनी मजबूरी में, इतनी गरीबी में, इतनी लाचारी में, इतनी कमजोरी में भी वो चश्मा पहना देता था, अपनी देशभक्ति दिखाता था कि मैं अपने देशभक्त का अपमान नहीं होने दूंगा। और ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रोको। जीप स्पीड में थी, ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे, क्योंकि पहले बोला था रुकना मत, तो वो ड्राइवर स्पीड में चले जा रहा था। अब अचानक से जैसे ही देखा, रुक मन नहीं माना, उन्होंने फिर मूर्ति की तरफ देख ही लिया और देखते ही अचानक से चिल्लाए जोर से, रोको। और ड्राइवर ने ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे, क्योंकि ब्रेक जब जोर से मारते हैं तो की सी आवाज आती है, तो लोग देखने लगे ये क्या हुआ है, किसने रोका इतनी स्पीड में चलते हुए। जीप रुकते न रुकते हालदार साहब जीप से, अभी जीप पूरी रुकी भी नहीं थी, जीप से कूद गए। कूद कर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। अटेंशन में कब खड़े होते हैं? जब सीधे खड़े हो जाते हैं, जब हम मार्च पास्ट करते हैं, जब हम नेशनल एंथम सुनते हैं, जन गण मन राष्ट्रगान सुनते हैं, तो हम सीधे खड़े हो जाते हैं। उसे कहते हैं अटेंशन में खड़े होना, सम्मान में। कब कब हम अटेंशन में खड़े होते हैं? जब हम देशभक्ति के लिए सम्मान में खड़े होते हैं, चाहे वो राष्ट्रगान हो, चाहे किसी की देशभक्त की किसी की मूर्ति देख रहे हो। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था। उन्होंने क्या देखा? मूर्ति की आंखों पर छोटा सा चश्मा बना हुआ है, और वो किस चीज का बना हुआ था? सरकंडे से। सरकंडा कहते हैं वो जब तीले वाली कुल्फी खाते हैं ना, तीले वाली कुल्फी के जो तीले होते हैं उसको सरकंडा कहते हैं। उसको मोड़ तोड़ कर, उसको किसी तरह से चश्मे का आकार देकर किसी ने पहना दिया था, जैसे बच्चे बना लेते हैं। किसी बच्चे ने वो चश्मा फ्रेम बनाकर नेताजी को पहना दिया था। हालदार साहब भावुक हैं, बहुत सेंसिटिव हैं। उनकी इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई, आंसू आ गए आंखों में। अब इसमें आंसू आने वाली क्या बात है? उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे कि मैं तो निराश हो गया था कि अब लोगों में देशभक्ति नहीं है, लेकिन निराश होने की बात नहीं है। एक छोटा बच्चा है जो देखता है हमेशा कि कैप्टन नेताजी को चश्मा लगाता है हमेशा, लेकिन कैप्टन मर गया है, कोई बात नहीं, मैं जो कर सकता हूँ मैं करूँगा। मैं चश्मा फ्रेम खरीद नहीं सकता, मैं बच्चा हूँ, तो मैं सरकंडे का, तीले का चश्मा बनाकर लगा देता है। तो ये देखिए, ये कितनी अच्छी कहानी है, कितना अच्छा हमें मैसेज देती है, संदेश देती है कि उस बच्चे के मन में क्या है? देशभक्ति। किससे सीखी है उसने? उस कैप्टन से, जिसका लोग मजाक उड़ाते हैं। तो हमारे देश में अगर मजाक उड़ाने वाले लोग हैं देशभक्ति का, अगर देश के विरुद्ध जाकर बिक जाने के लिए भी तैयार हैं अगर लोग, ऐसे लोग भी हैं, तो ऐसे भी बच्चे हैं जो इस देशभक्ति को आगे बढ़ाते हैं। कैप्टन के न रहने पर उसका काम खुद ले लेते हैं। और दूसरी बात लेखक ये कहना चाहते हैं कि जरूरी नहीं है कि सीमा पर जाकर, मैंने पहले भी बताया था, सीमा पर जाकर ही देशभक्ति की जाए, सेना के साथ मिलकर, लड़कर, गोलियां चलाकर नहीं। हम जहां हैं, जितना कर सकते हैं, जो कर सकते हैं देश के लिए, वही देशभक्ति है। तो ये समाप्त हुआ। अगर आप लोग कहेंगे तो हम क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस कर सकते हैं। अब मुझे तो कमेंट्स लिखोगे तभी पता चलेगा। और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, ताकि सबको, और भी लोगों को
देखने का मौका मिले। क्लासरूम, ये क्लासरूम समझकर आप इस वीडियो को देखा कीजिए। तो देशभक्ति, देश के लिए अपने मन में देशभक्ति की भावना हमेशा रखिए।